Good morning. I'm again Neha Singh, your SST teacher, and today we talk about the history. Okay, so history class 7 chapter first, when, where and how. वैसे हिस्ट्री बहुत बोरिंग है बट कोई बात नहीं, पढ़नी तो है ही। तो चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका जो क्लासिफिकेशन है, जो पीरियडाइजेशन है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सो पीरियडाइजेशन बेसिकली क्या है, ये उन काल में जो हिस्टोरियंस हैं हमारे, जो हमारे हिस्ट्रीज़ की रिसर्च करते रहते हैं हिस्ट्री पे अलग अलग, तो उन्होंने बेसिकली इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ एंशियंट हिस्ट्री, सेकंड इज़ medieval history and the third is modern history. So ancient history के बारे में समझें। ancient history ऐसी हिस्ट्री है जब जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उनको ज़्यादा नहीं पता इसके बारे में, है ना। जैसे उनको साक्ष्य मिले हैं, लाइक कि कहीं पे हमें गुफा में कोई पेंटिंग्स मिली हैं हमको, है ना, हमको कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं, उनके बनाए हुए घर मिले हैं हमको, लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जैसे हम उनकी जो लिखावट है उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री उस टाइम की हिस्ट्री है जब हमने जो सिविलाइजेशन की तरफ जो एक वे होता है वो हमने अभी सीखा था, है ना। तो एंशिएंट हिस्ट्री है। फिर है नेक्स्ट है मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री क्या है, हम सबको पता है कि हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं और बहुत सारे अटैक्स टाइम टू टाइम होते ही रहे हैं। तो क्योंकि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो भाई पूरे देश में, पूरे दुनिया में इस चीज़ की वाहवाही थी कि एक देश है जिसको सोने की चिड़िया कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा वेल्थ है, वहाँ इतना सोना है, इतनी चीज़ें हैं। तो भाई लोगों ने सोचा कि चलो देखते हैं भाई क्या है इंडिया में। वो आए, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला अरे बहुत वेल्थ है। और फिर जो सबसे पहले जो हमारे जो मुगल्स थे, तुर्क्स थे या अफ़गान्स थे, उन्होंने क्या किया कि अटैक किया सिर्फ वेल्थ के लिए, कि एक मतलब भाई भारत है, वहाँ पे चलते हैं और उसको हम, उसकी जो वेल्थ है उसको लूट लेते हैं और अपने जो देश हैं उनको हम बड़ा बना लेते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले इसी सोच के साथ इंडिया पे अटैक किया था। तो जो ये मेडिवल पीरियड है, इसमें हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ना है, उन्हीं एम्परर्स के बारे में पढ़ना है जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया था। बेसिकली वो इस्लामिक धर्म के थे, मुसलमान थे, और इस वजह से इसे मेडिवल पीरियड भी कहा जाता है। तो और लास्ट है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में वो चीज़ें हैं जब ब्रिटिशर्स, देखो ब्रिटिशर्स ने भी बहुत चालाकी से हमारे इंडिया में आए थे। वो जब पहली बार इंडिया आए तो उन्होंने बोला देखो भाई हमारी कंपनी है, हमको यहाँ इस्टेब्लिश करना है, हमको हमारा सामान बेचना है, अगर आपको पसंद आएगा तो उस टाइम हमारे मुगल्स थे, तो भाई उन्होंने बोला ठीक है, सामान बेचना है, कंपनी लगानी है, लो ये इतनी जगह है, यहाँ पे तुम अपनी कंपनी लगा लो। लेकिन ब्रिटिशर्स थे बहुत क्लेवर। उन्होंने क्या किया, पहले तो अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करी और फिर धीरे 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 वो छोटी छोटी रियासतें थी, राज्य थे, उनको कब्जा करने लगे। और क्योंकि हमारे इंडिया में एक होता है कि एक नियम है कि हम सामने वाले को बढ़ता हुआ नहीं देख रहे हैं, तो उसमें उन्होंने इसी नियम को पालन किया। उन्होंने वो समझ के बोले यहाँ तो राजाओं को आपस में भिड़ाओ और खुद राज करो। आपने सुना होगा ये कहावत भी है कि फूट डालो राज करो, है ना। तो ये अंग्रेज़ों ने इसीलिए बनाई थी कि डाल दो भैया फूट इन लोगों में, लड़ने दो, मरने दो इन लोगों को, और हम तो आराम से राज करेंगे। वो एक राजा के पास जाते थे, दूसरे की बुराई करते थे, उसके पास जाते थे, दूसरे के खिलाफ भड़काते थे, और 2 राजा आपस में लड़ जाते थे, उनकी सेनाएं लड़ जाती थी, उनका जो धन धान्य था वो खराब हो जाता था, और बाद में वो क्या करते थे, जो कमज़ोर राजा है उस पर बड़ा वाला राजा कब्जा करता था, और बड़े वाले राजा को धीरे से, चोरी से, कैसे भी करके ये मार देते थे और उसकी जगह ये अपना राज करने लगे थे। तो अब आप आई थिंक समझ गए होंगे कि कौन से 3 पीरियड है, उनको किस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो नाउ वी स्टार्ट द अगेन फ्रॉम एंशिएंट पीरियड। एंशिएंट पीरियड को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है बाय द इजी टू अंडरस्टैंड। सो इसको भी है, पहला है पैलेलियोथिक हिस्ट्री, मेसोलिथिक हिस्ट्री एंड द लास्ट वन इज़ नियोलिथिक हिस्ट्री। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है इसमें उन्हीं चीज़ों के बारे में ज़्यादा है जब हम एप की तरह रहते थे, है ना। जब हमने सिविलाइजेशन स्टार्ट किया था, बहुत सालों, 1000 साल लग गए हमें सिविलाइज्ड होने में। तो
पैलालियोथिक हिस्ट्री में सिर्फ हमें क्या मिलता है, उनकी हिस्ट्री में साक्ष्य मिलते हैं, जैसे उन्होंने कहीं गुफा बनाई है, उन्होंने कहीं पे कुछ बनाया हुआ है, कोई घर है, कुछ है, बट साक्ष्य मिले हैं हमको कि हाँ वो आदमी ऐसा होता था, उनके अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स मिले हैं, उनकी बोन्स मिली हैं। फिर आता है हमारा मेसोलिथिक। मेसोलिथिक में भी अभी हम सिविलाइज्ड होने की राह पे थे, अलग अलग अपने आप को हमने ढकना सीख लिया था, ठंड से बचाना सीख लिया था, हमने हंटिंग सीख ली थी कि कैसे हमें दूसरे जानवरों को या दूसरी चीज़ों को मार के खाना है, ये सारी चीज़ें हमने मेसोलिथिक में सीखी थी। अब आता है नियोलिथिक। नियो मीन्स होता है न्यू, तो नियोलिथिक में हमने नई नई चीज़ों का इन्वेंशन करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे सबसे पहले हमने किया था व्हील का इन्वेंशन। एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना है तो लोगों को पहले उठा के ले जाते थे, भारी भारी सामान, वो कैसे उठा ले जाएं। फिर धीरे से उनको एक आइडिया आया, ऐसा माना जाता है कि एक बार एक लकड़ी का टुकड़ा था और वो जो लॉग था वो गोल होता है ना, पेड़ का टुकड़ा, तो वो क्या अपने आप ऐसे सरक गया। तो उसमें से किसी को ऐसे आइडिया आया कि यार अगर हम ऐसे करके सामान ले जाएं तो ये इजीली चला जाएगा, और फिर उन्होंने व्हील का इन्वेंशन किया। फिर फायर का इन्वेंशन हुआ। फायर का इन्वेंशन भी हमें पता है कि कैसे हुआ था। ऐसा माना जाता है कि एक्सीडेंटली हो गया था, लाइक कभी किसी चीज़ को, किसी दो पत्थर को रगड़ा जा रहा होगा और अचानक से उसमें चिंगारी निकली और फायर का इन्वेंशन भी हुआ। फिर एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन हुआ इस टाइम पे, वो था एग्रीकल्चर का। और इसी के साथ, एग्रीकल्चर के इन्वेंशन के साथ ही हम उस जगह पे रहना इस्टेब्लिश होना स्टार्ट कर दिया था, जिससे हम सिविलाइज्ड होने लगे थे। पहले क्या था, हम वंडर्ड थे, लाइक एक नोमैड्स थे, एक जगह से दूसरी जगह हम घूमते रहते थे, जहाँ खाना मिला, पानी मिला, वहाँ उतने दिन रहे, जब वहाँ पे वो चीज़ें ख़त्म हो गई फिर हम और दूसरे उसके आगे बढ़ने लगे। लेकिन जब हम नियोलिथिक एज में आए, जब हमने व्हील, एग्रीकल्चर और फायर का इन्वेंशन कर लिया, तो हम उसी जगह, अब जैसे हमने मान लीजिए कोई पेड़ लगाया कहीं पे, तो अब वो तुरंत तो फ्रूट्स देने नहीं लगेगा, फल देने नहीं लगेगा, हमको उसका वेट करना पड़ेगा कि भाई वो बड़ा हो, है ना, तो वो फिर हमें फ्रूट दे। तो ऐसे उन लोगों ने क्या किया, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया। फिर वो उन्होंने धीरे धीरे अपनी वहीं हट्स बना ली। हट्स के बाद उन्होंने वहाँ मिट्टी के घर बनाने शुरू कर दिए, और फिर वो धीरे धीरे गांव बसते चले गए, गांव से थोड़े बड़े गांव बनने लगे। ऐसे वो हम धीरे धीरे सिविलाइज्ड होने लगे। चलिए, ये तो बात हो गई एंशिएंट पीरियड के बारे में। अब हम अपने बेसिकली मेन टॉपिक पे आते हैं, जो है मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री क्या है? मेडिवल हिस्ट्री, क्योंकि अब मैंने आपको बताया कि जो अफगान्स थे, तुर्क्स थे या मुगल्स थे, इन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया था। तो अप्रॉक्सीमेटली जो मेडिवल हिस्ट्री का जो पीरियड है वो 800 टू 1800 सी है। अप्रॉक्सीमेटली 1000 टू 1100 जो ईयर्स हैं उनका है। तो इसको हमने इजी वे में पढ़ने के लिए, समझने के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला अर्ली मेडिवल जो कि 800 से 1300 तक है, और दूसरा लेट मेडिवल जो कि 14 से 1800 सी तक है। ओके, सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हम ब्रिटिशर्स के, मैंने आपको बता चुकी हूँ कि पहला वो आए थे जब हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश किया था, और फिर दोबारा वो उनको जो दूसरा पार्ट है वो है कि ब्रिटिश इंडिया जब हमारे ऊपर रूलिंग करना उसने स्टार्ट कर दिया था। सो एज पर डिवीज़न अगर हम बात करें इंडियन जो हिस्टोरियंस हैं उनके लिए, तो उन्होंने एंशिएंट पीरियड हिंदू पीरियड की तरह उसको ट्रीट किया है, मुस्लिम पीरियड एज अ मेडिवल, एंड द ब्रिटिश रूल को हमने मॉडर्न पीरियड में क्लासिफाइड किया है। अर्ली मेडिवल जो कि 18 टू 13 सेंचुरी था, उसमें अब हमारे जो अफगान्स हैं या तुर्क्स हैं, उन्होंने जब हमारे ऊपर आक्रमण किया तो ऑलरेडी यहाँ पे हिंदू जो राजा थे वो, क्योंकि हमारा देश कैसा है, हिंदू प्रधान है ना, हमारा जो धर्म है वो हिंदू है, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे हिंदू जो राजा थे वो यहाँ रूलिंग कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो हिंदू डायनेस्टीज़ हैं उन पे आक्रमण किया, उन पे इन्वेशन किया। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि जो हिंदू डायनेस्टीज़ हैं वो कौन कौन सी थी जो बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो ये देखिए, ये हैं पालाज, प्रतिहार, चोलाज, राष्ट्रकूटाज, राजपूत एंड हर्षवर्धना। और हर्षवर्धना के साथ ही हमारा जो मेडिवल पीरियड है वो स्टार्ट हो गया था, क्योंकि ये हमारे लास्ट हिंदू रूलर थे। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी आपके लिए बनाई है, PCRH। ओके, याद हो जाएगा, PCRH, एक केमिकल फॉर्मूला जैसा आपको याद करना है, PCRH। P से 2P आप देख रहे हो आगे लगा है, R के आगे भी 2 लिखा है, इट मीन्स कि ये P से 2 डायनेस्टीज़ के नेम है और R से भी 2 डायनेस्टीज़ के नेम है। तो पालाज एंड प्रतिहारस 2P, चोलाज C, 2 राष्ट्रकूटाज एंड राजपूत 2R, एंड H हर्षवर्धनाज।
अब हम बात करते हैं लेटर मेडिवल पीरियड की। अब क्योंकि जो अर्ली मेडिवल पीरियड था वो लगभग 8 to 13 सेंचुरीज तक चला, और उसमें जो मुगल्स थे या अफगान थे, तुर्क्स थे, उन्होंने अटैक किया इंडिया पे और रूल करने लगे। तो अब वो रूलिंग स्टार्ट कर दी, वो रहने लगे वहाँ पे। तो अब आती है बारी लेटर मेडिवल की। लेटर मेडिवल स्टार्ट होता है 14 to 18 सेंचुरी में। ओके, तो इन 400 सेंचुरी जो ईयर्स थे उसमें क्या किया मुस्लिम्स ने या तुर्क्स ने, उन्होंने इसकी स्टार्टिंग हुई थी सबसे पहले तुर्क्स जो थे वो आए थे हमारे इंडिया में सिर्फ वेल्थ लूटने के लिए। और जो लास्ट जो मेडिवल पीरियड है ये उसका जो एम्परर थे वो थे मुगल एम्पायर से। अगर आपने नाम सुना होगा तो जो बहादुर शाह सेकंड हैं वो हमारे लास्ट मुगल एम्परर थे, जिनको कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनको बंदी बना लिया था और रंगून भेज दिया था सज़ा के तौर पे। ओके, तो वो हमारे लास्ट मुगल एम्परर थे। फिर मेडिवल पीरियड को हम एक गोल्डन एरा के नाम से भी जानते हैं। एरा होता है काल, है ना, टाइमिंग। तो गोल्डन एरा था, मतलब इस टाइम इतना ज़्यादा ग्रो किया इंडिया ने, क्योंकि जो मुगल्स थे ये ऑलरेडी दूसरे देश से आए थे, तो अपने यहाँ अपने देश में तो ये ट्रेड कर ही रहे थे। सबसे ज़्यादा गोल्डन एरा था फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स मतलब व्यापार। उस टाइम जो अर्निंग का सबसे अच्छा साधन था वो क्या था, बिजनेस था। तो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए गोल्डन एरा, एक सुनहरा काल कहा जाता है मेडिवल पीरियड को। आर्किटेक्चर आज भी देखिए, जो हमारा अजूबा है भारत का ताजमहल, वो भी एक मुगल एम्परर ने ही बनवाया था। तो ये जो इसीलिए इसको ट्रेड एंड कॉमर्स एंड आर्किटेक्चर का गोल्डन एरा कहा जाता है। बहुत सारी ऐसे जैसे कुतुब मीनार देख लीजिए आप, चार मीनार देख लीजिए, बहुत सारे इंडिया के लगभग पूरे पार्ट में नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, हर जगह मुगल्स ने अपने आर्किटेक्चर्स बनवाए थे। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट इन द मेडिवल पीरियड। किस तरीके के डेवलपमेंट हुए। गोल्डन एरा तो ये था, लेकिन डेवलपमेंट किस तरीके के हुए, तो इसको भी हमने 3 पार्ट्स में, आपको इजीली समझ में आए इसलिए 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रेड एंड कॉमर्स, कल्चरल एंड डेवलपमेंट। तो सोशल एंड इकोनॉमिक, सोशल मतलब होता है सामाजिक, इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक। तो सोशल तौर पे क्या है, फेडरल सिस्टम राइजेस। फेडरल सिस्टम मतलब सामंत, जैसे एक जमींदार है उसके नीचे जो है बहुत सारे जो लोग हैं, फार्मर्स हैं, पीसेंट्स हैं, वो उसके नीचे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो उनसे टैक्स ले रहा है ना। तो उस टैक्स को वो यूज़ कहाँ कर रहा है, कैनल्स बनवाने में, वेल्स बनवाने में, इरिगेशन की मोस्ट ज़्यादा सप्लाईज हो सके उसकी वजह से, ठीक है। तो ये एक डेवलपमेंट था। सोशल भी था, कैसे, क्योंकि समाज के लिए कर रहा है, और इकोनॉमिक था क्योंकि वो जो इरिगेशन के मेथड्स हैं उनको जब लोग यूज़ करते हैं तो उनका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो बढ़ता जाता है। नेक्स्ट आता है ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिल्क रूट। सिल्क रूट क्या है, मैं आपको बताऊं कि सिल्क जो हमारा कपड़ा होता है ना, सिल्क की आपने सुना होगा, साड़ी है, सिल्क का कपड़ा है। तो सिल्क उस टाइम इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता था और उसको अलग अलग देशों में भेजा जाता था। तो उसको हम सिल्क रूट कहते हैं कि जिन देशों में ये सिल्क भेजा जाता था, जैसे चाइना में भेजा जाता था, तुर्किस्तान में भेजा जाता था, उज्बेकिस्तान में भेजा जाता था, बहुत ज़्यादा अलग अलग जगहों पे। तो इस पूरे रूट को हमने नाम दिया है सिल्क रूट। नेक्स्ट है ग्लासवेयर, कांच की बहुत तरीके की चीज़ें बनाना, जैसे फ्लावर वॉश बनाना, ठीक है, और क्या बोलते हैं, ग्लासेस बनाना, कैंडल स्टैंड बनाना, लैम्प्स बनाना। तो ग्लासवेयर की चीज़ें जो हैं वो बहुत फेमस थी इंडिया की। नेक्स्ट है जेम्स, क्योंकि हमारा इंडिया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सोने की चिड़िया था, यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो जेम्स, जैसे अभी भी आप सुनते हैं हीरा, कोहिनूर हीरा, जो कि दुनिया में सबसे महंगा हीरा है, वो हमारे इंडिया का है ना। तो गोंडवाना जो खान है, कोल है, वहाँ से निकाला गया था वो। तो इस तरीके के बहुत सारे जेम्स हमारे यहाँ मिलते थे। नेक्स्ट है कल्चरल डेवलपमेंट कैसा था। कल्चरल मीन सांस्कृतिक। देखिए हिंदू तो यहाँ पहले से थे ही, अब उसमें तुर्क्स भी आ गए, अफगान्स भी आ गए, मुगल्स भी आ गए। तो इन्होंने अपना बहुत सारा जो चीज़ें थी वो यहाँ पे उन्होंने इम्पैक्ट छोड़ी। तो कल्चरल डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी से हुआ। इंटरेक्शन होने लगा बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। जैसे नॉर्थ में उस टाइम आर्य रहते थे और साउथ में द्रविड्स रहते थे। तो अब जब उनके ऊपर अटैक हुआ तो एक जो राजा थे वो एक दूसरे से हेल्प मांगने लगे, नॉर्थ के राजा साउथ से, साउथ के राजा
जो थे वो नॉर्थ से। तो अब एक दूसरे के पास जाना, एक दूसरे से हेल्प मांगना, तो उसमें उन्होंने उनकी जो कल्चर थे, उनकी जो सिस्टम्स थे, ट्रेडिशंस थे, उनको देखा। तो जो चीज़ें उनको पसंद आई वो उन्होंने अपने यहाँ भी स्टार्ट कर दी। आप जैसे देख सकते हो, आपको एक एग्जांपल दूँ, जैसे हमारे यहाँ बैसाखी मनाते हैं, है ना, तो बैसाखी, लोहड़ी मनाते हैं, है ना, पंजाब में। तो दूसरी जगह जो साउथ है वहाँ पे ओणम मनाते हैं। ये बेसिकली कैसे फेस्टिवल्स हैं, हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। तो ये बेसिकली कैसे फेस्टिवल्स हैं, ये ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो लगभग पूरे देश में मनाए जाते हैं, सेम ड्यूरेशन जो डे है उस पर मनाए जाते हैं, लेकिन इनके नेम उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग रख रखे हैं। तो ये एक इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया था बिटवीन द साउथ एंड नॉर्थ इंडिया में। ओके फिर नए हम बात करते हैं मेडिवल हिस्ट्री के सोर्सेज की। सोर्सेज मीन्स क्या होते हैं, स्रोत, जहाँ से हमको उनके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है। कहाँ से मिलती है, इसको भी हमने आपको ईजीएस्ट वे में समझ में आ जाए इसके लिए मैंने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। पहला आर्कोलॉजिकल, दूसरा लिटरेरी सोर्सेज। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज कौन से होते हैं, जिनको मोस्टली हम छू सकते हैं या जो बनाए गए हैं, जैसे कॉइन्स, है ना, जो सिक्के थे। फिर बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स, फोर्ट्स, वेपन्स, वेपन्स मीन्स हथियार, एंड पेंटिंग्स, ये चीज़ें बनाई गई हैं और इनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में कैटेगराइज हैं। द नेक्स्ट वन इज लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी हम लोग पढ़ते हैं ना, लिटरेचर, है ना, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर। सो लिटरेरी सोर्सेज में उनको रखा गया है जो कि कोई चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे बुक लिखी गई है किसी राजा के ऊपर, है ना, वो उसने कैसा राज्य संभाला, क्या किया, तो बुक हो गई। कोर्ट हिस्ट्री, राजा लोग अपना कोर्ट पूरा रखते थे, वहाँ पे मंत्री बैठे हैं, राजा बैठे हैं, वहाँ पे क्या क्या हुआ उस जो कोर्ट चल रहा है उसमें, ड्यूरेशन में, डे वाइज क्या होता है वहाँ पे राजा में, ये कुछ जो राइटर्स थे उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा। तो कोर्ट हिस्ट्री से भी हमको उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, जैसे कितने राजा थे, कितने मंत्री थे, कौन से मंत्री के कौन सा पद संभालते थे, कौन सा डिपार्टमेंट हैंडल करते थे। फिर बायोग्राफीज़ के बारे में आपको बता दूं, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में कुछ लिखता है, ठीक है, जैसे मैं किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखूं तो वो बायोग्राफी कहलाता है, ठीक है, उसके जीवन की सारी घटनाएं मैं उस बुक में लिखूं तो ये बायोग्राफी कहलाता है। और ऑटोबायोग्राफी दूसरा जो है, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, है ना, तो ऑटोबायोग्राफी जैसे मैं मेरे ही जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं, चीज़ें हैं, मैं कब कहाँ गई, मैंने कौन सा इवेंट किया, है ना, मेरी जो घटनाएं हैं, वो जो भी जीवन के इवेंट्स हैं उनको मैं एक बुक में कंपाइल करूँ तो फिर वो कहलाएगा ऑटोबायोग्राफी। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया है। बायोग्राफी कोई एक व्यक्ति दूसरे जीवन के बारे में बुक लिखता है ना, सच्ची घटनाओं पे। और ऑटोबायोग्राफी खुद एक अपने ही जीवन के बारे में चीज़ों को लिखना ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। गेस्टर्स ट्रैवल गिव्स हैं, जब हम यात्रा करते हैं ना, आजकल लोगों ने स्टार्ट किया है, जैसे चीज़ें बनाते हैं ना, वीडियोस बनाते हैं कि चल रहे हैं और घूम रहे हैं और उसका वीडियोस बना रहे हैं, तो तब तो इतनी टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी। तो ट्रैवल गिव्स क्या था, वो उन चीज़ों के बारे में लिखते रहते थे कि आज ये हुआ, आज मैं इस जगह गया, इस व्यक्ति से मिला, यहाँ पे ये घूमने की चीज़ें अच्छी हैं। तो दीज आर द लिटरेरी सोर्सेज जिनके बारे में हमको पता है, जिनके बारे में हमें मेडिवल हिस्ट्री के सोर्सेज मिलते हैं। अब मैं बात करती हूँ सम इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज ऑफ द मेडिवल एज इज, जिनके बारे में जो बुक्स थी वो लिखी गई हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिनको आज भी लोग पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। पहली है अकबरनामा, शायद आपने नाम भी सुना हो इस एम्परर का, अकबर। सो अकबर है, अकबरनामा उनके ऊपर एक बुक लिखी गई थी। दिस इज़ अ बायोग्राफी विच वन इज़ रिटन बाय द अबुल फजल, जो उनके कोर्ट के एक मंत्री थे, पोएट थे, उन्होंने लिखा अकबर के ऊपर और उस बुक का नाम दिया अकबरनामा। ओके, और वो जो अबुल फजल थे ये अकबर के कोर्ट के ही एक 9 जेम्स, आपने नाम सुना होगा नवरत्न ना, अकबर के नवरत्न हैं, तो ये बहुत अच्छे पोएट थे, इसलिए उन्होंने उनको नवरत्न के ग्रुप में रखा था। सो दिस इज़ द बायोग्राफी ऑफ ग्रेट मुगल एम्परर अकबर रिटन बाय द अबुल फजल। ही वॉज वन ऑफ द 9 जेम्स ऑफ अकबर्स कोर्ट। दिस बुक हैज़ 3 पार्ट्स। इस बुक में भी 3 पार्ट हैं, जैसे एक पार्ट है आईने अकबरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में इसके बारे में पूछा जाता है। आईने अकबरी, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अकबरनामा, ये अकबरनामा बुक का ही एक पार्ट है।
और इसमें लिखा गया है जो भी रूल्स और रेगुलेशंस मुगल अकबर ने बनाए थे अपनी प्रजा के लिए, अपने कोर्ट के लिए, अपने मंत्रियों के लिए, उन सारे रूल्स और रेगुलेशन को आईने अकबरी में कंपाइल किया गया है। नेक्स्ट बुक है तुजुके बाबरी। ओके, बाबर जो कि मुगल इन्वेशन का पहला जो एम्परर था, और उन्होंने अपनी खुद एक अपने जो इवेंट्स थे, अपनी जो युद्ध थी, युद्ध कलाएं थी, उनके ऊपर एक बुक लिखी, दैट इज तुजुके बाबरी। इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर, द फर्स्ट मुगल एम्परर इन इंडिया। नेक्स्ट है रिहला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, उसके बारे में बहुत जगह पूछा जाता है। ये है एक अफ्रीकन ट्रैवलर थे जिनका नाम था इब्न बतूता। इसको कैसे रीड करेंगे? इब्न ए बतूता केम टू इंडिया ड्यूरिंग द तुगलक पीरियड। जब तुगलक के पीरियड चल रहे थे ना, जब तुगलक जो डायनेस्टी है उसके राजा थे, तब वो 10 साल के लिए जो अफ्रीकन ट्रैवलर है वो इंडिया आए, और वो यहाँ पे काजी की तरह, मुस्लिम्स में होते हैं ना काजी, तो जैसे अपने यहाँ पंडित होते हैं ना, वैसे प्रीस्ट होते हैं, वैसे ही जो मुस्लिम प्रीस्ट होते हैं उनको हम काजी कहते हैं। तो व्हेन ही रिटर्न टू हिज मदरलैंड, जब वो वापस अफ्रीका गए तो उन्होंने इस बुक को लिखा, और इसमें उन्होंने इंडिया में जो उस टाइम तुगलक डायनेस्टी थी, वो जैसे भी पॉलिटिकल इश्यूज़ थे, सोशल इश्यूज़ थे, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे भी चीज़ें वो यहाँ हेल्ड करते थे, उनको उन्होंने अपनी एक बुक में लिखा, और उस बुक का नाम दिया रिहला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर, और ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा इसलिए मैंने पैटर्न्स में डिवाइड किया, ब्लॉक्स में डिवाइड किया, कि आपको ईजिली समझ में आए। So thank you to watching it, and please subscribe my channel and like it. Thank you.